स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पास्ट प्लस विद रूम पर। मैं आपका बायो टीचर लेके आया हूँ पिछले टॉपिक का पार्ट सेकंड। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो हमने स्टोमक पे छोड़ा था, यानी कि स्टोमक कवर करके छोड़ा था। आज हम कुछ चीज़ों का रिकैप्सुलेट करेंगे और फिर अपने टॉपिक को मज़ीद आगे ले जाएँगे। बात करते हैं हम स्टोमक का। स्टोमक कुछ इस तरह का होता है। जिसके जनरली इसके 4 हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा जिससे एक इसोफेगस पार्ट स्टोमक में चला जाता है, इस वाले हिस्से को कार्डिक पोर्शन बोलते हैं। इट्स कार्डिक। यहां एक स्फिंक्टर लगा होता है जो फूड को धीरे धीरे एंटर होने देता है। उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं, स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं लवर इसोफेगल स्फिंक्टर। ये जो है, ये आप जो देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक, ये है इसोफेगस, ये फूड पाइप। अब पहला पार्ट तो है कार्डिक, दूसरा पार्ट जो ये राउंडेड वाला पोर्शन है, हम इसे बोलते हैं फंडस पार्ट। दिस इज द फंडस पार्ट। तीसरा वाला अगर हम देखेंगे, दैट इज दिस वेरी पार्ट, मिडल वाला पोर्शन, जिसे हम बॉडी बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज जो स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब होता है, ड्यूडेनम पार्ट के करीब होता है, हम इसे कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट। जो स्टोमक है ये एक बैग लाइक जे शेप्ड या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को स्टोर करता है। स्टोर ही नहीं बल्कि जो फूड बोलस की शेप में इसोफेगस से लेके यहां एंटर होता है, उस बोलस को चायम या कायम फूड में तब्दील करता है। पास्ट फूड इसे पेस्ट बना देता है। वो कायम जो होता है, जो इस बीच स्टोमक में रहता है, लिक्विड पार्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं, उस पेस्ट ऑफ फूड को बोलते हैं चाइम। CHYME, या कोई काइम बोलता है। सो काइम इज व्हाट? इट्स बेसिकली एन एसिडिक फूड। एसिडिक फूड। ये काइम कैसे बनता है आप देखते हो, ये जो हमारा स्टोमक है इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक इनफोल्ड्स होते हैं। There are certain gastric infolds. उन गैस्ट्रिक इनफोल्ड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे, या सिंपली RUGAE। ये क्या करते हैं? These help in the mechanical churning of food. यही फूड को मैकेनिकल चर्निंग देते हैं। उस चर्निंग की वजह से वो फूड कायम में तब्दील हो जाता है, यानी कि वो सही से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल पाता है। अब सर, ये कायम एसिडिक क्यों होता है? जाहिर सी बात है, इस स्टोमक में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टोमक में कुछ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं। उस गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में HCl एक पार्ट होता है। यानी मैं पहले बात करूंगा कि स्टोमक में कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स फिर सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। वो सेल्स कौन कौन से हैं सर? स्टोमक में जो सेल्स होते हैं वो कुछ प्रकार यूं है। पैराइटल सेल्स है, दूसरी किस्म की सेल्स होती है म्यूकोसल सेल्स या म्यूकोसल सेल्स, तीसरी किस्म की सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं, उनको पेप्सिन सेल्स भी बोला जाता है। उनको पेप्सिन सेल्स भी बोला जाता है, उनको चीफ सेल्स भी बोला जाता है, या उनको बोलते हैं
जाइमोजेनिक सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स। अब सर कौन सी सेल कौन से गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करती है? पैराइटल सेल्स HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका pH वैल्यू होता है 1.5 to 3.5, यानी इट इज हाईली करोसिव, हाईली एसिडिक इन नेचर। pH वैल्यू क्या होता है कि दिस इज द, इस स्केल से हम नापते हैं कि इट्स अप टू 0 to 14। जो 7 तक आते हैं 7 इज न्यूट्रल, 6 तक जो आते हैं वो बहुत ही एसिडिक होते हैं, और 6, 5, 4, 3 ये ज्यादा ही एसिडिक होते हैं। एंड दिस इज 1.5 to 3.5 मींस इज हाईली एसिडिक इन नेचर। म्यूकोसल सेल्स से म्यूकस लाइनिंग बन जाती है जो हमें एक्स्ट्रा HCl इस वाले हाईली करोसिव एसिड से बचाता है हमारे स्टोमक को। पेप्सिन, चीफ सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स, ये एक ही सेल्स है, नाम अलग अलग है। यहां से क्या क्या बनता है? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और ये जो पैराइटल सेल्स है HCl के साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है कास्लस फैक्टर्स। अगर ये नाम याद ना रहे तो दूसरा नाम है इसका, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, इसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स इन सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। कलेक्टिवली इतने सारे जो जूसेस निकलते हैं ये निकलते हैं इन किस्म की सेल्स से, जो सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे पैराइटल सेल्स ऊपर वाले हिस्से में अप टू दिस वेरी पार्ट तक ये सेल्स होते हैं। खैर ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। बात करेंगे हम HCl के बारे में। ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। काम क्या है इसका? इसके 2-4 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है इसका कि अगर बैक्टीरिया को चांस मिलता है फूड के जरिए कि वो स्टोमक में चला जाए, इन केस के जो है लाइसोजाइम पाया जाता है सल्फरी एमाइलेज में, वो उसे मार नहीं पाया, या किसी भी सूरत से बैक्टीरिया दाखिल हो गया स्टोमक में, तो यहां क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे किल करता है। इट किल्स द बैक्टीरिया, इट किल्स द बैक्टीरिया। पहला काम ये होता है इसका। दूसरा काम इसका ये होता है, इट changes, or we can say it converts the medium, it converts the medium into acidic medium, यानी कि ये एसिडिक मीडियम बनाता है स्टोमक में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि खुद ही एसिड है, ये एसिडिक मीडियम बनाएगा। अब वो जरूरी क्यों है? जरूरी है इसलिए क्योंकि वो जो बाकी सिक्रीशंस है वो तब तक कोई काम ही नहीं करेंगे जब तक कि मीडियम एसिडिक ना हो। जैसे इस वाले मीडियम से, एसिडिक मीडियम में जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है, यानी पेप्सिनोजन की सिक्रीशन जो चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स से निकला, ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये कोई फंक्शन ही नहीं करेगा जब तक कि मीडियम एसिडिक ना हो। यानी कि जब इस पे HCl गिरता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव एंड फंक्शनल पेप्सिन। फिर इसका काम क्या है वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, यानी ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स में मदद करता है। किस में करता है ये? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स में मदद करता है। उसके बाद ये इनएक्टिव प्रोरेनिन को कन्वर्ट करता है रेनिन में। ये रेनिन पाया जाता है खाली इन्फेंटस में, छोटे बच्चों में पाया जाता है। जब छोटे बच्चों को उनकी माए दूध देती है तो कुछ टाइम बाद उनका जो दूध होता है वो वापस आता है स्टोमक से इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। उस मिल्क को क्या हो जाता है? बेसिकली उस मिल्क में होता है, पहले लिखेंगे रेनिन क्या काम करता है, इट कर्डल्स द मिल्क। ये मिल्क को कर्डल करता है,
कर्ड बना देता है। अब सर ऐसा क्यों हुआ? द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस इज, जो केमिस्ट्री इसके पीछे वो ये है कि इस मिल्क के अंदर होता है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं केसन। ये केसन जो है, ये केसन कन्वर्ट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ रेनिन इनटू पैराकेसन। अब पढ़ोगे हेल्थ क्लास में कैल्शियम क्लोराइड पैराकेसनेट में तब्दील होता है। सिंपल ये कहूंगा कि ये जो केसन होता है ये सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है। जब इस पे रेनिन आ जाता है तो ये पैराकेसन में तब्दील होता है और ये पैराकेसन इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है। और ये हल ही नहीं होता है, सॉल्युबल ही नहीं हो पाता है बॉडी में एब्जॉर्ब, तो इसीलिए बॉडी इसको बाहर करती है। नाउ तीसरा जो है जिसे हम बोलते हैं लाइपेस, दिस इज गैस्ट्रिक लाइपेस। क्योंकि लाइपेस आप देखोगे पेनक्रियाज भी सिक्रेट करता है, इसीलिए यहाँ पे गैस्ट्रिक लिखना जरूरी है, सो दैट पता चले कि ये सिक्रेशन है गैस्ट्रिक जूस की, HCl सॉरी स्टोमक में। तो ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। इस चीज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, डिटेल बताया, तो अभी रिकैप करना जरूरी था। अब क्या होता है कि अब डिपेंड करता है ये चीजें करने में, यानी कि डाइजेस्ट किन चीजों से हो पाता है हमारे फूड को, वो स्टोमक में हो पाता है। स्टोमक में फिर ये फूड जो है ये काइम में तब्दील होता है। इस बीच स्टोमक में ये फूड जो होल्ड करता है ये कितने टाइम तक रहता है, ये डिपेंड करता है फूड पे। अगर फूड कार्बोहाइड्रेट का हो, अगर फूड कार्बोहाइड्रेट्स का हो तो फूड रहता है 1 to 1.5 आवर्स। अगर फूड प्रोटीन का हो, अगर फूड हमारे स्टोमक में प्रोटीन का होता तो ये रहता है 2 to 3 आवर्स, 1.5 to 2 to 3 आवर्स। और अगर ये फैट का हो तो ये फैट हमारे स्टोमक में रहता है 3 to 6 आवर्स। इसीलिए यहां पे एक बात आप समझ रहे हो सर, जब हम फैट्स खाते हैं और कभी कभार, मिसाल में आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, हम ग्लूकोज वाटर क्यों लेते हैं जब हमें लगता है कि हम एग्जॉस्ट हो गए? हम फैटी कोई चीज क्यों नहीं लेते? ग्लूकोज इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एनर्जी जल्दी देता है। कार्बोहाइड्रेट का काम ये होता है कि जल्दी एनर्जी देना, लेकिन अगर हम फैटी वाला कोई चीज लेंगे इसकी डाइजेशन में बहुत टाइम लगेगा। यही वजह होती है कि जो पेशेंट जैसे डायरिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनको क्या कराया जाता है, उनको ग्लूकोज दिया जाता है ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाए। और ये इसको तो बहुत टाइम लगता है, 3 to 6 आवर्स, यानी बहुत टाइम लगता है। अब मैंने क्या कहा था, जिस तरह से यहाँ पे लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर था जो कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक, इसी तरह यहां पे भी एक स्फिंक्टर लगा होता है एट द पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, द फोर्थ पार्ट ऑफ स्टमक। यहां पे भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। इसी के नाम पे ये नाम पड़ा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये क्या काम करेगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये करता है काम, ये कंट्रोल्ड तरीके से फूड को एंटर होने देता है इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वी कॉल दैट ड्यूडेनम। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द, हम बोलेंगे एग्जिट ऑफ चाइम या और द फूड दैट इज प्रेजेंट इन stomach into the small intestine. Got it? पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, जो यहाँ फूड रहा जो यानी कि एसिडिक है काइम या चाइम, उसे कंट्रोल करता है, फिर कब पास होने देना है ये स्फिंक्टर कंट्रोल करता है।
पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो फिलहाल दो स्फिंक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा। वन इज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो एलिमेंट्री कैनाल से फूड को स्टमक में एंटर होने देता है स्फिंक्टर। दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां पाइलोरिक स्फिंक्टर ये वाला जो पार्ट है पाइलोरिक, यहां से इस स्फिंक्टर की वजह से ये फूड चला जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वी कॉल इट ड्यूडेनम। तो इससे पहले बात करेंगे हम ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम यहां आप देखोगे इस वाले पार्ट में एक पार्ट होता है, इस वाले साइड में एक पार्ट होता है हमारी बॉडी में, वी कॉल दैट लिवर। हम उसको बोलते हैं लिवर। ये लिवर क्या काम करता है सर? लिवर चूंकि माना जाता है इज द बिजिएस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। बिजिएस्ट पार्ट यानी ये सबसे ज्यादा फंक्शंस करता है, अंजाम देता है हमारी बॉडी में। हम हार्ट को बिजिएस्ट ऑर्गन नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, दैट इज द पंपिंग ऑफ ब्लड। बट द लिवर इज कंसिडर्ड एज द बिजिएस्ट पार्ट बिकॉज इट परफॉर्म्स 500 फंक्शंस पर डे। एक दिन में 500 से ज्यादा फंक्शंस करता है अकेला एक लिवर, इसीलिए इसे बिजिएस्ट पार्ट कहते हैं। ये लिवर यहाँ पे क्या करता है? लिवर सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स, यहां पे लिखेंगे लिवर। ये क्या प्रोड्यूसेस? ये प्रोड्यूस करता है एक जूस, वी कॉल दैट बाइल, बाइल जूस बनाता है लिवर। बट टेम्पोरेरीली स्टोरेज होती है इसकी गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर कुछ इस कदर का होता है, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां आप समझो इस तरह का, ये है गॉल ब्लेडर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस गॉल ब्लेडर से एक डक्ट चला जाता है नीचे, इस तरह। और दूसरा पार्ट आप यहां देख सकते हो ड्यूडेनम के इस साइड में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसी होती है, इसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ये दोनों क्या काम करते हैं सर? इसका डक्ट और इसका डक्ट कलेक्टिवली एक साथ दोनों डक्ट कॉमन डक्ट बनाते हैं। उस डक्ट को हम बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हम उस डक्ट को बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहां से आता है? एक डक्ट आता है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लेडर और लिवर, गॉल ब्लेडर। दूसरा डक्ट आता है डक्ट फ्रॉम पेनक्रियास। दोनों कॉमन डक्ट बनाते हैं, एक साथ सिक्रीशन पोर करते हैं इनटू द ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस डक्ट को जो कॉमन डक्ट है इन दोनों चीजों का, उनको हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और ये डक्ट अपनी सिक्रीशंस कहां पोर करता है? इनटू ड्यूडेनम में। सर अब जो ये ये जो लिवर है, लिवर ने जो बाइल सिक्रीट किया, ये बाइल है क्या दरअसल? ये जो बाइल होता है बाइल जूस में पाए जाते हैं, बाइल जूस में पाए जाते हैं बाइल साल्ट प्लस बाइल पिगमेंट्स, ये दो चीजें पाई जाती है। बाइल साल्ट, अब बाइल साल्ट है, इस बाइल कौन कहता है, कौन कंट्रैक्शन देता है इस गॉल ब्लेडर को कि आप बाइल जूस सिक्रीट करो? इट्स कोलिसिस्टोकाइनिन। इट्स कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है बेसिकली ये होता है हमारे
इस वाले पार्ट में जो ही फूड एंटर होने लगता है, कोलेसिस्टोकाइनिन इसको कंट्रैक्शन देता है गॉल ब्लैडर को कि आप अपने साल्ट्स को रिलीज करो। वहां से ड्यूडेनल वॉल भी अपने साल्ट्स कार्बोनेट्स रिलीज करता है ताकि ड्यूडेनम में जो चायम यानी कि एसिडिक फूड आया उसको अल्कलीन बनाने में मदद करे। सर ऐसा क्यों? जरूरी क्या है हमें उस एसिडिक फूड को अल्कलीन में तब्दील करना? जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर वो एसिडिक ही रहा तो वो ड्यूडेनल लाइनिंग यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। So in order not to damage the walls of small intestine, the cholecystokinin it stimulates or contracts the gallbladder to secrete its salts so that to turn the food into alkaline food, ताकि ये अल्कलीन यानी कि बेसिक में तब्दील हो जाए। गॉट इट? अब इस बाइल जूस में बाइल साल्ट्स है। सर ये साल्ट्स क्या काम करते हैं और ये साल्ट्स कौन से हैं? मैं ज्यादा नाम नहीं दूंगा, ना कोई जरूरी है आपके लिए क्लास रन में ये सब याद रखना, लेकिन मैं नाम दूंगा। एक साल्ट है ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, या दूसरा मैं बताऊंगा टारोकोलेट। ये दो साल्ट्स क्या करते हैं? ये दो साल्ट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं यानी कि बड़े बड़े फैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे फैट्स में। ये दो साल्ट जो है ना इट एक्ट्स लाइक ए डिटर्जेंट। ये भी क्या काम करते हैं? जिस तरह से डिटर्जेंट मील पे माइसेल फॉर्मेशन बनाती है या कोई सोप माइसेल फॉर्मेशन केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा, माइसेल फॉर्मेशन बनाती है, उसी कदर ये साल्ट्स फैट पे इमल्सिफिकेशन करते हैं। लाइकली द माइसेल फॉर्मेशन बनता है, माइसेली फॉर्मेशन बनता है। इतना ही नहीं करता है ये, उसके बाद जो विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, जो विटामिन्स फैट सॉल्युबल्स होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के, ये चार विटामिन्स होते हैं फैट सॉल्युबल। जैसे अपनी वाटर सॉल्युबल फैट्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स पड़े होंगे। ये विटामिन जो है ये फैट में स्टोर होते हैं और इनको इनकी स्टोरेज के लिए जो हेल्प करता है दैट इज बाइल साल्ट्स यानी बाइल जूस, ये मदद करता है। तीसरी बात है जो बाइल पिगमेंट्स है, इनका रोल क्या है? इनका ज्यादा रोल नहीं है, ये कुछ एक्सक्रीटरी चीजें हैं। ये बाइल पिगमेंट जो है, बाइल पिगमेंट्स में दो पिगमेंट्स आते हैं, दो कलर एजेंट्स आते हैं। जैसे एक येलो कलर होता है, येलो कलर बिलिरुबिन, दूसरा होता है ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश कलर बिलिवर्डिन। ये दोनों कब बनते हैं पिगमेंट्स? बेसिकली जो हमारे ओल्ड आरबीसी सेल्स होते हैं उनकी जो जब डेथ हो जाती है तो वो आरबीसी सेल्स कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे लिवर में या हमारे स्प्लीन में, तो फिर वहां से लेके वो डिकम्पोज करते हैं इनको लिवर में। ये उनके ही पिगमेंट्स होते हैं जो बाद में फिर एक्सक्रीटरी सबस्टेंस या फेकल मैटर के साथ वो बाहर जाते हैं। आई होप कितना याद रहा। उसके बाद है जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज करता है सिक्रेट पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेस, इसमें निकलता है ट्रिप्सिनोजन,
तो ये 3 चीजें निकलती हैं। अगर हम देखेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या काम करता है, जो भी स्टार्च ऊपर से डाइजेस्ट हो रही है उसको मजीद तोड़ता है। लाइपेज क्या काम करता है, ये भी फैट्स को मजीद तोड़ने में मदद करता है। और इसी तरह से जो होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव बनाता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज बेसिकली निकलता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये इसको एक्टिव बनाता है इनटू ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन को मजीद डाइजेस्ट करने में मदद करता है। गॉट इट? तो यहां तक हमने पढ़ा कि किस तरह से ये दोनों चीजें मदद करती है। और इनका एक और काम होता है कि ये कुछ साल्ट्स रिलीज करते हैं जिनकी वजह से फूड या मीडियम अल्कलीन तब्दील हो जाता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, जो यू शेप्ड होता है इस तरह का, जिसे मैंने कहा कि यहाँ से पेनक्रियाज आता है सिक्रेशन लेके, यहाँ से आता है गॉल ब्लैडर, एक कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक जूस लेके। अब जो ड्यूडेनम है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, 20 से लेके 25 सेंटीमीटर तक होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, यहाँ पे इस चीज का तज़किरा करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नहीं कहा जाता है कि ये छोटे होते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि इनका जो डायमीटर है, इनकी जो विड्थ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत कम होता है। लेंथ में ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, एंड इनको कंसिडर किया जाता है कि दे आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये लार्जेस्ट पार्ट होते हैं। These are the largest part of our elementary canal. Number 1, number 2, ये क्या होते हैं, इनकी जो विड्थ होती है, विड्थ इनकी होती है कम होती है, किस निस्बत से, लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी वजह से इनको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये कुछ सिक्रीशन करते हैं, इनके सिक्रीशन को बोला जाता है सकस, SUCCUS, सकस एंटेरिकस, एंटेरिकस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, इनकी वॉल्स पे कुछ इनफोल्डिंग्स, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, चाहे वो ड्यूडेनल पार्ट हो, जूजिनम पार्ट हो, इलियम पार्ट हो, तीनों के तीनों पे। हालांकि उनकी शेप हर पार्ट में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम विलाई की बात करेंगे, जो इनग्रोथ्स होते हैं, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके सब ड्यूडेनम में। जूजिनम में वही विलाई होते हैं टंग शेप्ड, और इलियम में वही विलाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो इनकी सिक्रीशन सकस एंटेरिकस कहलाती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम द फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट कहलाता है जीजनम, तीसरा पार्ट कहलाता है इलियम। क्या कहा था मैंने कहा तीनों के तीनों में पाए जाते हैं विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स। ये विलाई क्या करता है, दे मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, नियरली 10 टाइम्स से वो ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। अब ड्यूडेनम में वही विलाई होते हैं लीफ लाइक, दीज आर लीफ लाइक इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को ड्यूडेनम क्यों कहा जाता है, ड्यूडेनम को ड्यूडेनम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 20 से लेके 25 सेंटीमीटर तक होते हैं, या रफली इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। और कितने होते हैं, रफली टू द लेंथ ऑफ, सॉरी, टू द ब्रेड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। इसीलिए इसे ड्यूडेनम कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूडेनाई में निकला है, ड्यूडेनाई,
में निकला, जिसका मतलब होता है ब्रेडथ ऑफ 12 फिंगर्स ईच। इसी नाम से इसको कहते हैं ड्यूडेनम। जैसे जुजनम को जुजनम क्यों कहते हैं? क्योंकि कंसीडर किया जाता है कि मरने के बाद ये वाला हिस्सा एम्प्टी रहता है, इसलिए जुजनम मीन्स एम्प्टी। सो हर किसी का नाम जो होता है उसके पीछे कोई मतलब होता है। तो जुजनम में जो विलाई होते हैं वो टंग शेप्ड होते हैं, और इलियम में यही विलाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। गॉट इट? अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं कार्निवोरस में ये छोटे होते हैं और हर्बिवोरस में ये बड़े होते हैं। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कार्निवोरस फ्लश ईटिंग होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो आसानी से डाइजेस्ट जल्दी करते हैं। हर्बिवोरस में क्या होता है कि हर्बिवोरस घास खाते हैं, उनके घास में जो उनको मिलता है दैट इज सेल्यूलोस। उस सेल्यूलोस को उन्हें टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, इसीलिए हर्बिवोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि उसे बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। गॉट इट? अब कुछ इनकी जो सिक्रीशन है वो पढ़ते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी सिक्रीशंस पाई जाती है, कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है सक्रेस, इसमें पाया जाता है माल्टेस, इसमें पाया जाता है एंटेरोकाइनेस, ये सब चीजें पाई जाती लाइपेडेसेस। ये क्या काम कर रहे हैं सर? अगर हम बात करेंगे सक्रेस की, ये सक्रोस को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। इसी तरह माल्टेस माल्टोस को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। एंटेरोकाइनेज भी क्या काम करता है? मैंने कहा कि ये काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, जो फिर प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, उसमें मदद करता है लाइपिडेस। ये भी क्या करते हैं? इनको तोड़ते हैं मजीद। कहने का मतलब है कि डाइजेशन पूरी की पूरी यहाँ पे हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को इट इज द साइट फॉर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन। जो भी फूड में होते हैं चीजें, उनकी कंप्लीशन, उनकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ, एंड साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है इलियम पार्ट में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो इलियम वाला पार्ट है, वो एक जंक्शन, सेकल जंक्शन में लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी कि कनेक्ट करता है विद लार्ज इंटेस्टाइन। सो हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं। पहले फंक्शन बता देंगे लार्ज इंटेस्टाइन काम क्या करता है। सबसे पहले ये फेकल मैटर को होल्ड करता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेबल मैटर होता है उसको होल्ड करता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें वाटर रीएब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। नंबर 3, इनमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पलते हैं इसके फेकल मैटर पे, जो विटामिन के एंड विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स को बनाने में मदद करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 हिस्से होते हैं, एक है सेकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है रेक्टम। जो सेकम होता है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली
जो इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस तरह से वो यहीं पे फिर जुड़ जाता है, इस तरह से। फिर ये बनता है ओवरऑल इस तरह से ये हिस्से होते हैं। ये इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे एक सेकम जंक्शन बनता है जिसकी वजह से ये कनेक्ट कर पाता है इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को, यानी कि इस वाले हिस्से को, जिसे हम बोलते हैं सेकम, जिसे हम बोलते हैं सेकम। इस सेकम के आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लाइंड ट्यूब सा कनेक्ट होता है। इस ब्लाइंड जैसे ट्यूब को बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है फिल्ड विथ लिम्फ, ये लिम्फ से फिल्ड होता है, और जब इसे इन्फेक्शन हो जाता है तो कहलाता है ये वर्मिफॉर्म अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। और इसका सर्जिकल रिमूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और फिर जब हम इसे सर्जिकली रिमूव करते हैं, सर्जिकली रिमूव जब हम इसे करते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं एपेंडिसेक्टोमी, एपेंडिसेक्टोमी। बड़ा ही पेनफुल रहता है, ये बॉडी में इसे रिमूव करना बेहद ही जरूरी होता है, उस सर्जिकल रिमूवल को बोलते हैं एपेंडिसेक्टोमी। उसके बाद आ जाता है दूसरा वाला हिस्सा, देखो यहाँ पे ये होस्ट्रिया बना देता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं कोलन। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक यहां जिसे असेंडिंग कोलन बोलते हैं, असेंडिंग कोलन। दूसरा होता है इसी का ये वाला पार्ट जिसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। और तीसरा ये वाला जिसको डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। काम क्या है सर इसका? कोलन का काम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, नंबर 1। नंबर 2, फेकल मैटर को आगे पुश करता है, बढ़ाता है। नंबर 3, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड विटामिन B12 कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेक्टम वाला पार्ट। ये रेक्टम वाला पार्ट सिग्मोइड होता है, यानी कि ये कुछ देर तक फेकल मैटर को स्टोर करता है, फिर जब इसको स्टिमुलस मिलती है ब्रेन के द्वारा, तो फिर ये फेकल मैटर को बाहर एक्सपेल करता है, बाहर रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाती है, और इसे रिमूव किया जाता है बाय एक एनल, एक ओपनिंग होती है एनल, इससे बाहर हो जाता है ये वेस्ट। ये भी इंटरनली होता है, कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर जिसे कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमने पूरा ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट किया। सो इस बीच में अगर किसी भी जगह आपको समझ में ना आया हो या कोई क्वेरी रही हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दूसरा नेक्स्ट लेक्चर लाने तक खुदा हाफिज।